हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है हमारे देश की। तो हम अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। अभी 4th लार्जेस्ट थे, अब 6th लार्जेस्ट हो गए हैं। अभी आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर एस्टिमेट्स डाले हैं, जहां पर यूएस तो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, चाइना सेकंड नंबर पे है, फिर जर्मनी, जापान, यूके, देन इंडिया। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, इंडिया 4th लार्जेस्ट हो गया था, हमने बहुत शोर मचाया था। अब 6th नंबर पे आ गए हैं, क्या हम फिर से शोर मचाएंगे? अब देखो, उसके पीछे के मल्टीपल रीजन है। पहली बात, हमारी करेंसी 10% के आसपास डेप्रिशिएट होती हुई दिखाई दी है, तो वही एक बड़ा रीजन है इस पूरे पूरे डाउनफॉल का। आप देखो ना, 4.15 पे बैठे हैं, 10% अगर बढ़ा दिया जाए तो वही हम 4th लार्जेस्ट आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो हमारा जीडीपी बेस ईयर है, उसमें भी हमने रिवीजन करी है, जिसकी वजह से जो नॉमिनल जीडीपी है वो 4% के आसपास घटती हुई दिखाई दी है। बट मेरे हिसाब से जो करेंसी फ्लक्चुएशन आई है वो बहुत बड़ा रीजन रहा है। इसके अलावा एयर इंडिया की बात करके चले तो 22,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। 15,000 करोड़ का एस्टिमेशन था, उससे भी बहुत ज्यादा ऊपर ये लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर से बात करके चलूं तो डबल कर दिया इन्होंने लॉसेस को। देखा जाए तो एयर इंडिया के साथ बहुत कुछ हुआ फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अहमदाबाद वाला सीन हुआ, उसके बाद ये ईरान वाला सीन चल रहा है, उससे पहले पाकिस्तान वाला सीन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों से जो एयरलाइन सेक्टर है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट ने रिलीफ प्रोग्राम निकाला है, जहां पर वो 4,000 करोड़ रुपया देने वाले हैं ताकि एयरलाइंस को रिलीफ दिया जा सके। बड़ी स्ट्रैटेजिक एयरलाइंस की यहाँ पे बात करी जा रही है, मतलब विस्तारा हो गया, इंडिको हो गया, एयर इंडिया हो गया और अकासा हो गया, इस टाइप के। किसको कितना मिलेगा, क्या होगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। बट इतना सुनने में आ रहा है ये रिलीफ नहीं है, मतलब ये नहीं है कि पैसे लो ऐश करो, ये एक तरह का डेट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बैक करेगी। बाकी म्यूचुअल फंड की बात करके चले तो उन्होंने इटरनल्स के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है Q4 के अंदर, जहां पर 16.4% था दिसंबर के महीने में, वो 28.9% पे जाता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम फॉरेन ओनरशिप की बात करके चले तो वो घटती हुई दिखाई दी है, जहां पहले 47.3% था, वो घट के 32.6% आ गया है। ये ट्रेंड हमको कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रहा है। पेटीएम के साथ भी यही था, इटरनल्स मतलब जोमैटो की पेरेंट कंपनी, उसके साथ भी यही हो रहा है। बाकी ईज माई ट्रिप की बात करके चले तो भाई जो निशान पिट्टी जी है, उन्होंने 6.86 करोड़ शेयर और प्लेज कर दिए, मतलब 55 करोड़ के शेयर्स को और प्लेज कर दिया है। इससे पहले भी उन्होंने अपने बाकी शेयर्स को प्लेज कर रखा था। इन्होंने टोटली 38 करोड़ शेयर्स को प्लेज कर रखा है। तकरीबन 10.45% ऑफ द कंपनी प्लेज पे है। 12.34% ओन करते हैं कंपनी का, जिसमें से 10.5 के आसपास प्लेज कर दिया है। एंड दिस इज नॉट राइट। देखो, मैं आपको समझाता हूं। आपने YouTube पे बहुत वीडियोस देखी होगी कि भाई करोड़पति करोड़पति पता है क्यों है? क्योंकि वो प्लेजिंग जानता है। अगर आज के टाइम पे आपकी शेयर की वैल्यू 100 करोड़ रुपए है और आपको पैसों की जरूरत है, आप अपने शेयर्स बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। बट स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो शेयर को किसी को गिरवी दे देते हैं। अब उनको 5% 7% का ही उसके ऊपर ब्याज देना है, बट उनको पैसा मिल जाता है, जहां पर उनको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ता। वाह, क्या स्मार्ट बात है ये, ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा। बट यहां पर कहानी पता है क्या है? अगर कंपनी का फाउंडर अपनी मेजॉरिटी होल्डिंग को प्लेज करके बैठा है, जहां पर बहुत सारे एलिगेशंस निकल के आए हैं कंपनी के ऊपर, मैंने केस स्टडी बना रखी है, देख लेना इज माई ट्रिप के ऊपर। ऑल्दो मैंने इनके फाउंडर का भी पॉडकास्ट किया है, उसके बाद भी मैंने केस स्टडी बनाई है। तो सच्चाई तो मार्केट के सामने आनी चाहिए। तो कंपनी के हालात बुरे हैं और फाउंडर बहुत ज्यादा प्लेज करे जा रहा है, और वो जो पैसा है वो पर्सनल यूज के लिए निकाले जा रहा है। तो ये अच्छे साइंस नहीं है। देखो, मान के चलते हैं कि जेन्युइनली उनको कोई जरूरत थी, घर लेना था, कुछ भी करना था, इस चक्कर में उन्होंने प्लेज करके कुछ कर लिया, मान लेता हूँ सारी की सारी बातें। अब जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन चल रही है, अगर ये एक्सटेंड होता है तो हम देख रहे हैं कि जितना भी ट्रैवल टूरिज्म वाला सीन है उस पर इंपैक्ट तो पड़ रहा है, तो इनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके चक्कर में मान के चलते हैं खासकर ये खबर आने के बाद भी शेयर प्राइस नीचे जाएंगे। अब इन्होंने अपने शेयर प्लेज किए हैं, वो एक स्पेसिफिक वैल्यूएशन के ऊपर करे। मान के चलते हैं मैं कंपनी का 10% ओन करता हूं, कंपनी की वैल्यूएशन है 100 करोड़ रुपए, मतलब मेरी जो वैल्यू है वो है 10 करोड़ रुपए। मैं बैंक के पास जाता हूं, अपने वो 10% शेयर्स प्लेज करता हूं, हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूं, इन रिटर्न मुझे 8 करोड़ रुपए दे देते हैं। 2% के आसपास वो सेफ्टी नेट रखते हैं। बट कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन आधी रह जाती है। तो मैंने जो 10% शेयर प्लेज करे थे उसकी एक्चुअल वैल्यू रह गई है 5 करोड़ रुपए। 8 करोड़ में ले चुका हूं। तो पहली चीज, अगर मैं चाहूं तो मैं कहूं भाई मेरे में पैसे नहीं है, अब खत्म करो बात, भूल जाओ। तो मैंने जो प्लेज करे थे वो गिरवी जो रखा हुआ है वो अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, 3% के आसपास जिससे पैसा लिया था उसको लॉस हो जाएगा। तो ये चीज
सब बंदे समझते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जब रिस्क वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसा लगता है कि भाई बंदा पैसा नहीं दे सकता, तो उसको कहा जाता है कि भाई देख तेरे शेयर्स नीचे आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 करोड़ मेरे को दिया गया था, अब जब उसकी वैल्यू 9 करोड़ के आसपास आ जाएगी तो वो कहेंगे भाई और प्लेज कर या कुछ पैसा हमको दे क्योंकि तेरे शेयर्स नीचे जा रहे हैं। अब अगर मैं एग्री करता हूं ठीक, वरना वो राइट रखते हैं मेरे शेयर्स बेचने के, क्योंकि भाई उनको अपना पैसा निकालना है ना। अब समझो कंपनी के फाउंडर ने 12% होल्डिंग है, जिसमें से 10% 10.5% उन्होंने गिरवी रख दिया है। कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो जिस कंपनी के पास रखा है, मोतीलाल ओसवाल मुझे नहीं लगता कि बेचेगा। हो सकता है वो अपने पास ट्रांसफर कर ले कि ये सोच ले, या फिर वो बेच भी सकते हैं, उनको जरूरत लगती है, अगर लगता है कि मार्केट खराब हो रही है। अब वो कोशिश करेंगे जितने में बिकता है बेचो, कंपनी के शेयर प्राइसेस और नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। जब भी हम मास लेवल पे कोई बड़ा सेलिंग करता है ना, तो जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, शेयर प्राइसेस नीचे जाएगी और गंदे क्रैश करेंगे। तो ऑलरेडी क्रैश कर रहे थे और गंदे क्रैश करते हुए दिखाई देंगे। प्लस कंपनी के जो को फाउंडर है, ओनर्स है, वो बाहर हो जाएंगे। तो ये चीज अच्छी नहीं दिखाई दे रही है अगर मैं अपना इस पे थोड़ा बिजनेस एंगल डालता हूं तो। बाकी मैं वीडियो आगे से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आगे लाता रहता हूं। बाकी मारुति सुजुकी का जो शेयर है इंडियन कंज्यूमर कार्स के अंदर, वो घटता हुआ दिखाई दिया। 13 ईयर लो पे चला गया भाई, 39.26% पे पहुंच गया। मतलब एक जमाना था जब बाकी मार्केट्स में प्लेयर्स हुआ करते थे। हाँ ठीक है, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है एक जमाना था जब मार्केट में ना डाइवर्सिटी थी, टाटा भी था, होंडा भी था, होंडाई भी था, अभी भी है, बट बहुत सारी कंपनीज हुआ करती थी और हर कंपनी की गाड़ियां मार्केट में बिका करती थी। धीरे धीरे करके छटनी होती चली गई और कई लोगों ने अपनी लीडरशिप पोजीशन बना ली। अब इनके मार्केट शेयर क्यों जा रहा है, क्योंकि भाई अब हैचबैक वगैरह लोग नहीं प्रेफर कर रहे, ज्यादातर लोग एसयूवीज की तरफ जा रहे हैं। और एसयूवी में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, महिंद्रा आ गया, और महिंद्रा की गाड़ी बहुत ज्यादा बिक रही है, टाटा आ गया, अब विनफास्ट ने भी अभी नहीं एमवी वो 7 सीटर वाली गाड़ी निकाल दी है ईवी के अंदर 25 लाख रुपए के आसपास में। तो कहीं ना कहीं ये वाला सेगमेंट खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था उस टाइम में 10 लाख रुपए की गाड़ी लग्जरी गाड़ी होती थी, मतलब लग्जरी गाड़ी महंगी वाली। आज एवरेज लोगों का, मतलब मैं अपने डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूँ उनके हिसाब से माइंडसेट बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो सकती है। बट मैंने देखा एवरेज जो लोग लेना चाह रहे हैं वो 15-16 लाख रुपए की गाड़ी ले लेते हैं। मेरे बचपन में बहुत बड़ी बात होती थी। बाकी फ्लिपकार्ट वाले 2 से $2.5 बिलियन प्री आईपीओ राउंड में रेस करने का प्लान कर रहे हैं। अगर ये $2.5 बिलियन रेस कर लेते हैं, मान के चलो सबसे बड़ा प्री आईपीओ राउंड होगा। प्री आईपीओ राउंड का मतलब क्या होता है, आईपीओ आने से पहले आपने किसी प्राइवेट इक्विटी वगैरह वगैरह को अपने शेयर्स बेच दिए और दुनिया को दिखा दिया, देखो ये लोग मेरे शेयर्स लेने के लिए तैयार है, कोई बड़ा बंदा मेरा शेयर्स ले रहा है इस वैल्यूएशन के ऊपर, तो ये तो मेरी बेस वैल्यूएशन है, इतनी वैल्यूएशन तो जस्टिफाइड है मेरी। तो $2.5 बिलियन अगर फ्लिपकार्ट प्री आईपीओ में रेस करता है तो ये एक अच्छा मार्केट में ट्रस्ट दिखाई देगा। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लॉसेस बहुत ज्यादा है पर भाई, और अभी शायद लॉसेस पे और इम्पैक्ट पड़ सकता है। आईपीओ निकाला जाएगा, जब आईपीओ की अनाउंसमेंट होगी तब बात करेंगे, क्योंकि तब बहुत सारे डेटा रिलीज होते हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, क्विक कॉमर्स में मार्केट ग्रो कर रहे हैं, जिससे रेवेन्यू नो डाउट बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, बट लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक जगह पे पढ़ रहा था 25% तक के एवरेज डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो डिस्काउंट कहाँ से, जेब से ही जा रहा है ना। आप ये कह सकते हो 30% का कंपनी का भाई मार्जिन होता है, उसमें से 25% दे दिया। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, 10 चीजें हैं और बिजनेस रन करने के लिए। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने एफडीआई अलाउ कर दिया है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के अंदर ई कॉमर्स के लिए, बट खाली एक्सपोर्ट्स के लिए। बेसिकली इंडिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेंट्री मॉडल पे ऑपरेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अमेजॉन पे बहुत पैसा है, अमेजॉन इंडिया के अंदर आएगा, अमेजॉन इंडिया के अंदर जितनी बड़ी बड़ी कंपनी सबको कहेगा भाई मेरे को ये पैसा पकड़, मेरे को 500 करोड़ का माल दे, 1000 करोड़ का माल दे, ये दे ये दे। जिससे होगा क्या, अमेजॉन के पास में बल्क में डिस्काउंट में माल मिल जाएगा। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर भी हो, अगर मैं आपसे इकट्ठा 100 करोड़ का ऑर्डर लेता हूं तो आप मुझे डिस्काउंट दोगे ना मार्केट प्राइस से। मैं किसी कंपनी से कहता हूं 2 महीने का तेरा लॉट मेरा हो गया तो डिस्काउंट मिलेगा ना मेरे को। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर उनके पास ऑलरेडी डिस्काउंट आ रहा होगा तो नॉर्मल प्लेयर कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। आपके घर के पास दुकान वाला जो एसी बेच रहा है वो 10 एसी बेचता होगा, पीक सीजन के अंदर 200 एसी 300 एसी बेच देता होगा। सीजन की बात करके चल रहा हूँ। अमेजोन वाला दिन के अंदर 300-500 एसी 1000 एसी बेच देगा, तो इसके चक्कर में उसकी बाइंग बहुत हैवी हो सकती है, तो उसको वो डिस्काउंट मिल सकता है जो शायद आपके घर के आसपास दुकान वाले को नहीं मिलेगा। तो अगर आपके घर के आसपास वाले को डिस्काउंट नहीं मिलेगा
तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना। तो गवर्नमेंट ने एफडीआई रूल इसलिए बनाए थे कि भाई ताकि कोई बाहर का प्लेयर आए कि इंडिया मार्केट खराब ना करे, बट इंडियन प्लेयर कर सकता है, पहले बता देता हूँ। ये बात वो वाली बात है कि बाहर का बंदा ना खराब करे, इंडिया का बंदा इंडिया का खराब कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्विक कॉमर्स की बात करके चले तो जेप्टो इन्वेंट्री मॉडल पे ऑपरेट कर रहा है, ब्लिंकिट रिसेंटली इन्वेंट्री मॉडल पे स्विच होता हुआ दिखाई दिया है। हाँ ठीक है, इसके अंदर लूप होल्स है, कुछ कुछ जुगाड़ कर रखे हैं उन्होंने, बट ये सब इन्वेंट्री मॉडल की तरफ स्विच हो रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स वाला की बात करके चले तो रोजगार विद अंकित के पार्शियल स्टेक्स वो खरीदने का प्लान कर रहे हैं। कितने खरीदेंगे ये क्लियर नहीं है। कहा जा रहा है 400 से 500 करोड़ के बीच में कंपनी की वैल्यूएशन हो सकती है। नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से 2020 में कंपनी शुरू हुई थी, 62.26 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, 5.35 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 में। कोई फंडिंग नहीं रेस करी है। यहाँ पे अंकित कुमार 90% ओन करते हैं और ये तैयारी वाली कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। फिजिक्स वाला तैयारी कैटेगरी के अंदर बहुत एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। देखो मुझे, मैं ऑफेंड नहीं कर रहा किसी को, बट मुझे लगता है ये जो तैयारी वाला गेम है ना, मतलब इस पे बहुत ज्यादा ग्रो अच्छी बात नहीं है, मतलब इसके ऊपर पैसा कमाना, क्योंकि आपको भी पता है क्या परसेंटेज ये है। स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा काम होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन, ठीक है मेरे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज मेरे भी चलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी का सक्सेस रेशियो वर्सेस स्किल डेवलपमेंट का सक्सेस रेशियो में जमीन आसमान का फर्क है। मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ भाई, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है। केमिकल कोई भी इंजीनियरिंग करा लो किसी को भी कहीं से भी, और किसी को कोई कोर्स करा लो, शायद कोर्स से वो ज्यादा पैसा कमा सकता है एक नॉर्मल बी स्कूल या फिर इंजीनियरिंग स्कूल से। आज के टाइम पे डिग्री की वैल्यू कम हो रही है, स्किल्स इंपॉर्टेंट है। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कहने को जॉब लॉसेस हो रहे हैं, बट जब आपको टैलेंटेड बंदा चाहिए होता है काम करने वाला ना, वो नहीं मिलता। बाकी फिजिक्स वाला का जो इनकम टैक्स से डिमांड नोटिस आया था 263 करोड़ का, वो अब घट के 192 करोड़ के ऊपर आ गया है। मतलब 70 करोड़ के आसपास का रिडक्शन देखने को मिला है। बट नोटिस में अब शायद एग्रीमेंट आ गया है, ये जो डिस्कशन हुई है, क्योंकि फिजिक्स वाला ने बोला है, मतलब कंपनी ने ऐसा बोला है कि हमको कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम थी। इसके अलावा टीसीएल की बात करके चले तो इंडिया के अंदर अपने टीवी बिजनेस के स्टेक सेल करने की बात कर रहे हैं। कितना बेचेंगे, मेजॉरिटी होल्डिंग रखेंगे या नहीं, पता नहीं। देखो टीसीएल ने रिसेंटली सोनी के साथ पार्टनरशिप करी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सोनी का ब्राविया इंजन, टीसीएल की मैन्युफैक्चरिंग, चाइनीज कंपनी है, टीसीएल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दोनों मिलकर तबाही मचा देंगे। मैं बहुत मान के चल रहा था, और मैंने कहा इंडिया में तो और मजा आएगा कि सस्ते के अंदर हाई क्वालिटी टीवीज निकालेंगे। बट यहां पर वो सोच रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर हमारे लिए मार्केट ग्रैब करना मुश्किल है, तो इट्स बेटर कोई लोकल प्लेयर लेके आए जो हमारा ये जितना भी सर्विस नेटवर्क है वो सारा का सारा संभाल ले, और इंडिया के अंदर ही हमारे लिए इंडिया सेंट्रिक काम कर पाए। इंडिया के अंदर देखो मुझे नहीं लगता कि अपने सेल आउट करके निकलेंगे। मेरे हिसाब से मेजॉरिटी होल्डिंग रखेंगे, मेजॉरिटी चाहे माइनॉरिटी के अंदर भी रखे, पर एक सब्सटैंशियल शेयर रखेंगे। रीजन ये है कि इंडिया के अंदर सब्सिडी है एलईडी के अंदर, कंपोनेंट्स के ऊपर। तो इंडिया के अंदर सब्सिडी है तो मैन्युफैक्चर करना सस्ता पड़ेगा, तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटी शायद मिस करना नहीं चाहेगी अभी के टाइम पे। मेरे हिसाब से स्टेक सेल की बात करी जा रही है, इसलिए करी जा रही है क्योंकि इनको लगता है हम उस सिचुएशन पे है जहां पे हम बहुत ज्यादा हाइपर स्केल कर सकते हैं। इट्स बेटर की पार्टनरशिप कर लीजिए। देखो भाई सोनी के टीवी बहुत अच्छे होते हैं, ऑडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि उनके पीछे ब्राविया इंजन काम कर रहा है, वैसे उनकी चिप प्रोसेसर काम कर रहा है। टीसीएल बढ़िया काम कर रहा है, बट पीछे सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इन्होंने भी बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े टीवीज बनाए हैं, बट पीछे ना वो सोनी वाली फील नहीं दे पाते थे। तो अब ये जब दोनों कैपेबिलिटीज मिक्स होनी है तो ये एक नई चीज निकल के आनी, नया हाइब्रिड। तो शायद ये बात समझ पा रहे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी सैमसंग की बात करके चले तो $38.9 बिलियन का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया Q1 के अंदर। भाई इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो गया अगर पिछले साल Q1 से कंपेयर करके चले तो। पहली कोरियन कंपनी बनी है 50 ट्रिलियन वॉन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट करने वाली, और ये फोन बेच के पैसा नहीं कमाया गया भाई। ये जो रैम और स्टोरेज की डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है, चिप्स की डिमांड दिखाई दे रही है, उसके ऊपर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी डिस्प्ले के अंदर मुझे लगता है सैमसंग बहुत बढ़िया काम करता है। अगर हम स्नैप की बात करके चले तो उन्होंने 16% अपनी वर्कफोर्स को निकाला है भाई। तकरीबन 1000 लोग इफेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। कह रहे हैं कि एआई की वजह से रीशेप कर रहे हैं कंपनी को, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, और ये मानो या ना मानो ट्रेंड है। ट्रेंड भी नहीं कहूंगा, एक रियलिटी है। इसके अलावा चाइना की बात करके चले तो उनकी जीडीपी 5% से ग्रो करती हुई दिखाई दी Q1 के अंदर। डिकेड्स में स्लोएस्ट नंबर है अगर देखा जाए तो। वहां पे प्रॉपर्टी सेक्टर का बुरा हाल हो रखा है, डोमेस्टिक डिमांड कम होती हुई दिखाई दी है, रिटेल भी उस तेजी से बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया, ऑटोमोबाइल सेगमेंट का बैंड बजता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले एडटेक का गवर्नमेंट ने खुद ही बैंड बजा दिया था। तो जीडीपी इनकी भी नीचे, हमारी लेट्स सी क्या होता है।
इसके अलावा YouTube भाई अब व्यूअर्स को एड कंट्रोल करने का ऑप्शन दे रहा है, जहां पर लाइव स्ट्रीम में बेसिकली किया जा रहा है कि अगर मेरा लाइव स्ट्रीम चल रहा है, उसके अंदर आपने कोई सुपर चैट दिया, कुछ दिया, तो बेस्ड ऑन दैट आपको ऐड नहीं आएगी, क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए, इस चक्कर में ऐड नहीं आएगी। और अगर उसको यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगता है इस टाइम पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, तो वहां पर ऐड ट्रिगर नहीं होगी। तो देखा जाए तो स्मार्ट यूज ऑफ चीज है। और मुझे लगता है मुझे भी लाइव स्ट्रीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहले हम न्यूज को लाइव स्ट्रीम करते थे एक टाइम पे ना, मेरे लिए बहुत एफिशिएंट होता था, मजा भी आता था मुझे। फिर उसके बाद मेरे को समझ में आया कि नेटवर्क बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 5:37 के ऊपर ये न्यूज शूट कर रहा हूँ, अभी करेंटली 5:37 हो रहे हैं, तो अभी नेटवर्क सब कुछ सही चल रहा है। मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू करी, मैं मजे से कर रहा हूँ, अचानक मान लो नेटवर्क उड़ गया या कुछ भी हो गया, तो मेरा लाइव स्ट्रीम खराब हो जाएगा। तो इस चक्कर में मेरे को लगता था, मैं कहा भाई नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमने इस चक्कर में एक डेक ड्रॉप किया था। अब मेरे को फिर से लगता है कि मेरे को फिर से इसको करना चाहिए, क्योंकि भाई एक यूट्यूब चैनल है, ट्विटर पे भी एक्टिव थे वो, बड़े बड़े बंदे लेके आते थे, $200 मिलियन के बिके हो, लाइव स्ट्रीम करते हैं और उसके बाद उसकी वीडियोस डालते हैं, 3-4 हज़ार व्यूज़ है, 3-4 हज़ार व्यूज़ के ऊपर इतने ज़्यादा चीज़। अब देखो इसका रीज़न बताता हूँ मैं क्या है, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला पिछले कुछ टाइम से। मैं व्यूज़ बहुत ज़्यादा सोच रहा था, व्यूज़ नहीं आ रहे। मैटर ये नहीं करता कि कितने लोग देखते हैं, मैटर करता है कौन देखता है। उस चैनल को भाई बिलियनियर्स देखते हैं, मिलियनियर्स भी नहीं देखते, बिलियनियर्स देखते हैं। तो ऐसे ही अगर हम उस टाइप का कंटेंट बनाएं जहां पर बड़े लोग ही देखें, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और यही रीज़न है फाउंडर अनफिल्टर्ड रीस्टार्ट करने का, कि अब मैं फाउंडर अनफिल्टर्ड में थोड़ा हाई टेक्निकल लेवल पे बात करूंगा। नॉर्मल जनरल के लिए होगा ही नहीं शायद, और मैं व्यूज़ के पीछे भी नहीं भागने वाला। हाँ ठीक है, अच्छा लगता है पॉपुलर हो, लोग देखे, लोगों को समझ में आए। इंडिया का पहला फाउंडर्स पॉडकास्ट वापसी आ रहा है इसी संडे। कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखता है तो उसको पता है कि अब क्या क्या आने वाला है। बाकी जियो हॉटस्टार की बात करके चले तो उन्होंने HBO मैक्स निकाल दिया भाई, 49 रुपीज पर मंथ का इंडिया के अंदर। ये एड टीयर वाला प्लान है, पर बहुत बड़ी बात है भाई, 50 रुपए में HBO मैक्स इंडिया के अंदर आ रहा है। इसके अलावा एंट्रोपिक की बात करके चले तो भाई वो $800 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब मुझे तो लग रहा है ओपन एआई से बड़ी कंपनी बन जाएगी वैल्यूएशन टर्म से। और नो डाउट पिछले कुछ टाइम से इन्होंने काम बहुत बढ़िया किया है। मैं अभी बोलता हूँ इनका जो ओपस वाला मॉडल है 4.6 बहुत बेहतर है कोडिंग के अंदर, और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसी हफ्ते सुनने में आ रहा है इनका ओपस 4.7 भी आ सकता है। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर। देखो वैल्यूएशन इज अ बबल, पर मुझे लगता है कि कंपनी एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है या नहीं कर रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि पैसा तो कोई भी नहीं बनाता है, लॉस सब कर रहे हैं। अगर हम गूगल की बात करके चले तो उन्होंने $122 बिलियन कमाया भाई स्पेसएक्स में इन्वेस्टमेंट करके। बहुत ही अर्ली टाइम में स्पेसएक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया था। तकरीबन कंपनी का 5% ये होल्ड करते हैं। $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पे अगर आईपीओ आता है तो भाई $100 बिलियन इनके पास आ जाएगा। मजे की बात यह है कि जो अर्ली बैकर्स हो गए या फिर एम्प्लॉयज हो गए जो स्टार्टिंग से बैठे हैं, अगर किसी के पास में 0.05% ऑफ द कंपनी भी है ना, ईसॉप की किसी भी फॉर्म में मान लो, तो ये बिलियनियर है। बाकी यूएसए ने बोला है रशियन और ईरान ऑयल के ऊपर जो एग्जेम्पशन लगाई गई थी वॉर सिचुएशन वगैरह के चक्कर में, उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अब ये बात नहीं समझ में आती है ना, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं भाई, ये पीस टॉक चल रही है, बातचीत चल रही है, सब कुछ हो जाएगा, उसमें ये सैंक्शन वैंक्शन भी हटाने की बात करी जा रही थी, और अब कह रहे हैं सैंक्शंस नहीं हटेंगे, पता नहीं भाई। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रही थी, फिर नेगेटिव जाती हुई दिखाई दी, और क्लोज मान लो एकदम फ्लैटर या नेगेटिव साइड में बंद होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे आईटी सेक्टर 1% ऊपर गया, कैपिटल गुड्स 1% ऊपर गया, मेटल 1% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, ऑटो, बैंकिंग, ऑयल गैस लाल जाते हुए दिखाई दिए। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आज शाम को कोई डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसमेंट कर दे, इस चक्कर में मार्केट में कल कुछ दिखाई दे, क्योंकि देखो ना मैंने वही बोला था ना कि एक एक दिन के गैप के बाद वो कुछ करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, कल शाम को कुछ होना चाहिए अगर लॉजिकली सोचा जाए। कल शाम या परसों शाम, कल शाम या परसों शाम, लेट्स सी। बाकी अब देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। बाकी वॉर प्रेडिक्टेबल हो चुकी है भाई, और उसके ऊपर मार्केट भी थोड़ी प्रेडिक्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। बाय, गुड डे, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।